ओके, तो साइंस हम पढ़ रहे हैं और साइंस में चैप्टर नंबर 15 आज स्टार्ट करेंगे और संडे तक खत्म करेंगे विद इन 4 लेक्चर। गॉट इट? तो आपको अच्छे से आना है। उसके बाद अगर आप संडे नहीं आ पाते हो तो आपको ऑनलाइन अटेंड कर देना है, बराबर। बाकी जितना आप आओगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो थियोरेटिकल तो है ही है, साथ में इसका मार्किंग लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा है और इजी भी है। ओके, तो नेम ऑफ द चैप्टर जैसे हमने 14 कंप्लीट कर लिया, रिसोर्सेज के बारे में हाया ना, हम एयर वाटर एंड लैंड के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है? अब हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फूड भी हमारा एक रिसोर्स है, अब उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। सो वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड व्हाट? फूड। ओके, सबको किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है। फूड सप्लाई अस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins and minerals, all of which we require for the body development. फूड में से हमें क्या क्या मिलता है? We get प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, ये सारी चीजें हमें चाहिए, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट। ओके, वो सारी चीजें हमें इसलिए चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी को डेवलप करना है, बॉडी में डेवलपमेंट होना है, तो ये सबका होना जरूरी है। Not only development, but this all required for growth as well as health also. Both the plants and animals are major sources of food for us. Okay, generally human being की बात करें तो दोनों plants as well as animals both act as a what? Source of food. We obtain most of this food from the which one? Agriculture product and animal husbandry. है ना, सुबह में उठ के दूध चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं? माइक है ना, बट वो नहीं है, वीडियो में आ रहा है, टेंशन मत लो। Okay, so we read in a newspaper that efforts are always being made to improve the production from agriculture and animal husbandry. Okay, listen carefully. हमें फूड की रिक्वायरमेंट ये दो चीजों से कंप्लीट होती है, एक तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर वन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दूसरा एनिमल हस्बेंडरी। ओके, व्हाई इट इज नेसेसरी? इज दिस नेसेसरी? व्हाई वी कैन नॉट मेक टू विथ करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन? ओके, अब देखो हम अगर न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं ना तो उसमें बातें चलती रहती है, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ व्हाट? एनिमल हस्बेंडरी, ऐसे कुछ ना कुछ आते रहते हैं बात। अगर आप न्यूज चैनल देखते हो तो उसमें भी डिस्कशन होता रहता है दोनों टॉपिक के ऊपर। क्यों होता है? अगर हम यही करंट लेवल प्रोडक्शन से जाएंगे तो क्या हमें दिक्कत होगी? तो यस, डेफिनेटली होगी। व्हाई? बिकॉज डे बाय डे population going to be increase and that's why need of food also going to be increase, है ना। नम्र अकेला 2 kg खा जाता है, बराबर। अब मैं 5-6 kg तो मैं ही खा जाता हूं, ऐसा नहीं होता है। बट द थिंग इज व्हाट कि फैमिली में पर्सन बढ़ रहे हैं बेटा, एंड दैट्स वाई फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। एंड दैट्स वाई टू मीट दैट रिक्वायरमेंट वी हैव टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन। यस और नो? और सामने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? कहाँ से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे? फार्म्स। फार्म्स मतलब लैंड। सामने लैंड क्या है? लिमिटेड है, उसमें भी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? अर्बनाइजेशन की वजह से। वेरी गुड, है ना। हम मकान बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो मकान की नीड बढ़ रही है, नए नए रास्ते बना रहे हैं, इतना नहीं चलेगा और लंबा कीजिए, है। बड़ा मेगा मॉल बनना चाहिए हालोल में, फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, ये सब में क्या होगा? लैंड यूज हो जाएगा, और वो लैंड पे फिर हम कभी भी फार्मिंग नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे पहले फार्मिंग होती थी, अभी मैंने हाउस बना दिया, अब यहाँ कहाँ फार्मिंग होगी? सो द लैंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फूड, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गोइंग टू बी रिड्यूस, और सामने नीड ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई टू मेंटेन दिस वी हैव टू डेवलप आवर सिस्टम। आया समझ में? तो कैसे क्या कर सकते हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, वेरी पॉपुलस कंट्री। वी आर ऑन द सेकंड नंबर, आपको पता होगा आप लोगों को, है ना। चलो, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन, अभी तो 1.5 कर लो। गॉट इट? राइट नाउ वी हैव सम, सपोज 1 बिलियन यानी 1 करोड़, तो
अभी हमारे पास 1.39 बिलियन भी बोल सकते हैं, 139 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलो, देन स्टिल इट इज ग्रोइंग. एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन we will soon need more than $250 billion tons of grain every year. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो एवरी ईयर की जो फूड डिमांड होती है उसका क्वार्टर यानी फोर्थ पार्ट वो भी बढ़ रहा है डिमांड में. जितना इस साल चाहिएगा उससे ज्यादा. सपोज कोई एक फैमिली की बात करें, अगर वो फैमिली को इस साल 10 किलोग्राम वीट चाहिए थे पूरे साल में, कितने? 10 किलोग्राम. तो नेक्स्ट टाइम वही फैमिली के पॉपुलेशन की वजह से 12.5 चाहिए, क्वार्टर ऑफ 10 किलोग्राम. इट इज जस्ट फॉर वन फैमिली कैलकुलेशन. आप सोच लो कि ऐसे काफी सारी पॉपुलेशन है तो कितना ज्यादा हमें फ्रूट प्रोडक्शन चाहिए. आया ना, समझ में आया? दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन अ मोर लैंड. अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है एग्रीकल्चर का तो लैंड भी ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं फार्मिंग के लिए. आया ना. बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. जितना ज्यादा यूज करना था लैंड का फॉर एग्रीकल्चर इंडिया ऑलरेडी कर चुका है. बिकॉज इंडिया का ओरिजिन तो आपको पता है ना, फार्मिंग कंट्री बोला जाता है इंडिया को, पहले से ही फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए. तो जितना ज्यादा यूज करना था वो ऑलरेडी हम यूज कर दिए हैं. बात समझ में आ रहा है? तो एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव अ मेजर स्कोप फॉर द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर द कल्टिवेशन. हम कल्टिवेशन का एरिया नहीं बढ़ा सकते हैं. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops as well as livestock. इसीलिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ऐसा है, सामने लैंड उतना ही रखना है लेकिन और ज्यादा प्रोडक्शन लेना है उसमें से. ओके, लाइव स्टॉक में एनिमल हस्बेंडरी आ जाता है, उनके नंबर उतने ही होंगे लेकिन वहां से हमें ज्यादा क्या करना है? प्रोडक्शन लेना है. गॉट इट? सो एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन have led to some success so far. अभी तक हमें कुछ सक्सेस मिल भी गया है. We have had a green revolution which contributed to increase the food grain production at the time of independence. Listen, हमारे पास वीट का उतना प्रोडक्शन नहीं था जितनी पॉपुलेशन थी, बट धीरे करके आफ्टर इंडिपेंडेंस 10 years ऑफ इंडिपेंडेंस हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया. ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब कि हमने हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ध्यान दिया और तब जाके हमारी नीड का हिसाब का गेहूं हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो गए. क्योंकि आपको पता है कि गेहूं यानी कि वीट, उसमें से रोटी बनती है, काफी कुछ बनता है, रोटी, बिस्किट, है ना. ये सब डेली लाइफ में यूज होता है, डेली यूज होता है. ऐसा नहीं कि मंथली हम एक बार रोटी खाते, डेली यूज होता है. मंथली जो एक बार खाते हो पिज्जा, वो भी गेहूं में से बनता है ना. तो द थिंग इज व्हाट, धीरे धीरे करके हम इंडिपेंडेंट हो गए. पहले हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे करके हम बाहर से इंडिपेंडेंट हो गए और हमें काम आने लगा. So this is known as what? Green revolution. उसको क्या बोलते हैं हम? Green revolution, which has led to a better and more efficient use of availability. Okay, sorry, my mistake. Green revolution. We have also had a white revolution. ये सेंटेंस रह गया था. जैसे हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ वैसे हमारे पास व्हाइट रिवोल्यूशन भी हुआ. व्हाट इज व्हाइट रिवोल्यूशन? तो मिल्क. लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूज होता हो एनिमल हस्बेंडरी में तो वो है क्या? मिल्क, है ना. एवरी डे एवरी फैमिली को चाहिए. घर में 2 से 5 लीटर मिल्क आता ही है, क्योंकि 1 लीटर तो हम ही खुद निपटा जाते. 2 नहीं हो तो 10 लीटर चाहिए, है ना, क्योंकि अकेला 2 नहीं 5-6 लीटर पी जाता है या ना. सो द थिंग इज व्हाट कि मिल्क की भी डिमांड बढ़ रही है. तो धीरे धीरे करके पहले हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं थे, फिर डेयरीज बने, खास करके अमूल बना पूरे इंडिया का एक सिंगल डेयरी. आया समझ में? एंड देन लोगों को उसमें थोड़ा अर्निंग दिखा और उन्होंने अपनी अर्निंग एक्टिविटी को लेके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन स्टार्ट किया और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवोल्यूशन. क्या बोलते हैं? व्हाइट रिवोल्यूशन, which has led to a better and more efficient use of as well as availability of milk. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. देखो भाई, साइंस में ऑलवेज जैसे कॉइन की 2 साइड होती है वैसे 2 साइड होती है सब जगह पे. हमने रिवोल्यूशन तो किया, अच्छी बात है, बट रिवोल्यूशन हमने किया कहां से? तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके. तो हम मोर इंटेंसिवली रिवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब मोर इंटेंसिवली बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन को. सामने मोर इंटेंसिवली क्या यूज हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट देयर आर अ मोर चांस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली. एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव शुड इंक्रीज अ फूड प्रोडक्शन विथआउट. आज के टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है? वी हैव
we should increase food production but without degrading our environment. फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन एनवायरमेंट में कोई ट्रबल आनी चाहिए नहीं. आया समझ में? एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट, कहने का मतलब ऐसा है कि उसका जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए. तब जाके हमारा प्रोडक्शन, मतलब तब जाके हम बोलेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो रही है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है. Okay, hence there is a need for a sustainable practice in agriculture and animal husbandry. Also, simply increasing the grain production for the storage in a warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. Okay, simply increase the grain production. Grain production को simply increase करना, okay, और उनको warehouses में store करना. That cannot solve our problem of malnutrition and hunger. कभी कभी आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है वो बच्चे का, है ना, गुजराती में उसको कुपोषण बोलते हैं और मालन्यूट्रिशन करके इंग्लिश में आता है. वो WHO का एक ऐड आता है कि हजारों बच्चे ऐसे मर रहे हैं क्योंकि उनको हेल्थी, जब बर्थ होने के बाद उनको हेल्थी जो खाना चाहिए वो खाना नहीं मिल सकता है. बिकॉज देयर इज अ वन ग्लोबल प्रॉब्लम व्हेन विच इज नोन एज पुअर्टी. ग्लोबल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, काफी जगह पे, काफी नेशंस में है, काफी सिटी में है. पुअर पीपल्स के जो बच्चे होते हैं उनको खाने का नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता है, एंड दैट्स वाई वो 5-6 साल की उम्र में ही मर जाते हैं. उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, भूख मरा गुजराती में बोलते हैं या हिंदी में. उसको बोलते हैं हंगर, जिनको अच्छे से फूड नहीं मिल जाना. तो एक साइड पे दूसरे ऐसी भी कैटेगरी के ह्यूमन बींग्स है जिनको खाना नहीं मिल रहा. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड. फूड रिसोर्सेस बढ़ा देंगे उससे भी कुछ नहीं होगा. ऐसे पीपल्स के हाथ में मनी भी होना चाहिए ताकि फूड को वो क्या कर पाए, परचेज पाए, खरीद पाए. गॉट इट? सो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड एक्सेस टू इट. एंड दैट्स वाई अब अगर हमें पूरे नेशंस में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स. विच 2 थिंग्स? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, खाना होगा तो दे पाएंगे ना, तो दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड. एंड नंबर 2, एक्सेस ऑफ इट. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों वालों को खाना मिल जाना चाहिए. बात समझ में आ रही है? ईच एंड एवरी सिटीजन तक खाना पहुंचना चाहिए. सो दिस 2 थिंग इज वेरी नेसेसरी. द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन agriculture for their livelihood. Okay, increasing the income of the people working in agriculture is therefore necessary to combat problem of what? Hunger. Okay, वापस majority of our population depends on what? Agriculture. काफी सारी फैमिली हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड्स रहती है, खेती काम करते हैं, वहां से जो भी उनको प्रोडक्शन मिलता है उसी से उनका घर चलता है, उसी से उनका फूड हो जाता है. काफी सारे फैमिली ऐसे हैं. आया समझ में? एंड दैट्स वाई दूसरा क्या है, एक्सेस अगर सबको मिलना चाहिए तो उसका मतलब डायरेक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में जो वर्क करे वैसे पीपल का अगर इनकम इंक्रीज कर दिया जाए तो उनके हंगर के प्रॉब्लम्स को हम कंबाट, मतलब कि एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन फॉर ऑब्टेनिंग द हाई यील्ड्स फ्रॉम द फार्म्स. और इसीलिए गवर्नमेंट या फार्मर्स के थ्रू स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज की जाती है ताकि हमें ज्यादा हाई यील्ड्स मतलब ज्यादा प्रोडक्शन मिले. फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड एंड वन शुड अंडरटेकन मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल combined agriculture with livestock, poultry, fisheries as well as beekeeping. और इसीलिए लोग क्या करते हैं, सिर्फ फार्मिंग नहीं करते, फार्मिंग के साथ लाइव स्टॉक वाला एनिमल हस्बेंडरी भी काम करते हैं. आया समझ में? एंड द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड
लाइव स्टॉक। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके रुकेगा। हमने पूरा हिस्ट्री देखा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, नीड बढ़ रही है, तो हमने पूरा एक हिस्ट्री छान मारा। वहां से हमें अब ये पता चलेगा कि मतलब हमें ये पता चल गया है कि हमें एक तो फील्ड क्रॉप या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करना है, तभी हमारा प्रॉब्लम दूर होगा। बराबर। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम करेंगे। बराबर। तो सबसे पहला हेडिंग पढ़िए, इंप्रूवमेंट इन अ क्रॉप एल्स। ओके, तो क्रॉप में क्रियल्स, क्रियल्स में क्या आता है? wheat, rice, maize, millet, and sorghum that provides us what? Carbohydrate for the energy requirement. Pulses में क्या आता है? ग्राम, which is known as चना। P मतलब मटर। ओके, खाते हो ना मटर पनीर, आहा। ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, है ना, वो क्या खाते हो, उड़द की दाल, मतलब આપણે અડદ કહીએ છીએ એને। ઓકે, ચલો। ગ્રીન ગ્રેમ मतलब मूंग। ओके, पिजियन पी अरहर। ओके, देन लेंटिल मशरूम, ये सब दाल होते हैं, वन टाइप ऑफ पल्सिस। ओके, दैट प्रोवाइड अस व्हाट? प्रोटीन। इसीलिए घर में दाल बननी चाहिए, प्रोटीन वहां से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ऊपर से मिल जाता है। ऑयल सीड्स जो हम फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कौन आता है? सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर दैट प्रोवाइड्स विथ नेसेसरी फैट्स। वो ऑयल सीड्स जो होते हैं वो हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा विटामिन वगैरह की भी जरूरत रहती है ना, तो क्या यूज करते हैं हम? वेजिटेबल्स। टेस्ट के लिए स्पाइस, फ्रूट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ as well as minerals in addition to a small amount of protein, carbohydrates and fats। उनके अंदर ये भी तो होता है, साथ में आपको मिनरल्स एंड विटामिन भी प्रोवाइड हो जाता है। In addition to this, food crops, fodder crops like bersin, oats, then Sudan grass are also raised as a food for the livestock। ओके, लाइवस्टॉक मतलब एनिमल हस्बेंडरी, उनके लिए क्या चाहिए? उनको भी तो फूड चाहिए ना, तो उनके लिए कौन आएगा? क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स, मतलब जो उनको चाहिए एनिमल्स को। गॉट इट ना? फिर वन टाइप ऑफ क्रॉप्स होता है दैट इज बेरसिम्स, ओट्स होते हैं, सुदान ग्रास होती है, वो लाइव स्टॉक एनिमल्स मतलब कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको खाने में काम आते हैं। बोलो अप टू नाउ कोई डाउट? बस आपको सिर्फ बताया गया है पिक्चर के थ्रू कि क्या क्या होता है, लेकिन ये सारे पिक्चर आपके दिमाग में है कि नहीं? ओके। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। एज यू नो दैट कि हर एक जगह पे एक ही टाइप के क्रॉप का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स की जरूरत होती है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ। फोटो पीरियड्स मतलब कि सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए। गॉट इट? एंड कंप्लीटेशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। कुछ क्रॉप्स होते हैं वो 2-3 मंथ में ग्रो कर जाते हैं, कल्टीवेशन आ जाता है उनका, कुछ में 1 मंथ में आ जाता है, तो अलग अलग लाइफ साइकिल भी होती है। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ऑलरेडी आई टोल्ड। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? सनलाइट। एज वी नो दैट प्लांटेशन, प्लांट के लिए पहले तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आता है, मेन थिंग। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन आएगा? सनलाइट इंपॉर्टेंट है, यस और नो? एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड in a sunlight by the process of which photosynthesis, and there are some crops which are growth in a rainy season, that is called खरीफ। उसको क्या बोलते हैं? खरीफ सीजन। ओके, जब रेनी सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं खरीफ। फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, आपको पता होगा जून जब स्कूल स्टार्ट होती है, रेंज स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर तक, यस और नो? नवंबर में नवरात्रि आ जाती है, अक्टूबर में लास्ट में नवरात्रि आ जाती है, तब तक रेन होती है, पता है ना आपको? ओके, क्रॉप्स ग्रोथ इन अ विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी सीजन, या रबी क्रॉप्स भी बोलते हैं उनको, एंड दैट इज फ्रॉम नवंबर टू, जैसे दीपावली आ जाती है, ठंडी चालू हो जाती है ना, तो दैट इज विंटर सीजन। ओके, पैडी, सोयाबीन, पिजियन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, याद रखना ये सब पूछा जाएगा। ब्लैक ग्राम, ऑल आर खरीफ क्रॉप्स, मतलब कि वो मॉनसून में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? मॉनसून में। ओके, और अभी आपका वीट हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया, मस्टर्ड हो गया, लाइन सीड हो गया, रबी, दे आर द रबी क्रॉप्स। आया समझ में? अभी हमारे रीजन में मेजोरिटी राइस होगा, पैडी मतलब राइस हो जाएगा।
पैडी मतलब क्या हो जाएगा, राइस। तो वो खरीफ क्रॉप हो गया। अब सब कल्टीवेशन, आप जब गांव में जाओगे अभी दीपावली वेकेशन में, तो राइस का कल्टीवेशन चल रहा होगा, बराबर। वो निकाल के फिर जैसे जैसे लैंड का स्ट्रक्चर या फार्म का स्ट्रक्चर, जनरली वहां पे हमारे यहाँ पे वीट डाल देते हैं या ग्राम डाल देते हैं। पोपटा खाओगे फिर आप विंटर में, होली आते आते जैसे विंटर खत्म होगा, है ना। सो दिस इज द थिंग, रिलेटेड थिंग्स। ओके, इन इंडिया there has been a 4 times increase in that production of the food grain from 1960 to 2004 with a only 25% increase in cultivated land area. 1960 के कंपेयर में 2004 तक अगर हम देखें तो सिर्फ 25% हमने एरिया इंक्रीज किया है कल्टीवेशन का। फार्म उतने ही बढ़े हैं, बट फिर भी प्रोडक्शन 4 टाइम बढ़ गया है। 4 टाइम मतलब 400 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है, 400% परसेंटेज वाइज देखें तो। और यहाँ पे 25% इंक्रीज हुआ। हाउ हैज दिस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बीन अचीव? तो क्वेश्चन ये है कि हमने लैंड ऑफ एग्रीकल्चर तो ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, तो फिर हमें इतना ज्यादा प्रोडक्शन मिला कैसे? इफ वी थिंक द प्रैक्टिस इन्वॉल्व्ड इन द फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। दैट द फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ सीड्स फॉर द प्लांटिंग। अगर आप फार्मर बन जाओ, अगर आपको फार्मिंग करनी हो, फार्मर बनना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है, साइंटिफिक अप्रोच है, और अगर आप थोड़ा सा फार्मिंग के बारे में जानते हो और स्टडी भी कर लेते हो साथ में, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करके आता है, और फिर अगर आप फार्मिंग करो तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है। जस्ट आपके पास लैंड होना चाहिए वैसा, एंड देन यू कैन डू इट। बट फिर भी बैकअप ऑप्शन हमारे लिए, हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ो नहीं तो फार्मिंग कर देंगे, फार्मर बनना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो हमें बैकअप ऑप्शन में सिखाया जाता है। मेहनत चाहिए, मेहनत तो किसी भी फील्ड में चाहिए, बराबर। बट द थिंग इज व्हाट, थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें लेना है 9th के अंदर। तो हमें यहाँ से थोड़ा इतना तो समझ में आएगा, एटलीस्ट आप टेरेस गार्डन बना सको उतना तो समझ में आएगा। टेरेस गार्डन बनाने की क्यों जरूरत है? तो आजकल आपको पता है सारे वेजिटेबल्स कैसे होते हैं। अगर हम हमारे टेरेस में गार्डन बना पाए, उसको मेंटेन कर पाए, तो हमें एक फ्रेश वेजिटेबल्स तो मिल जाएंगे, है ना। तो चलो, कोई भी फार्मिंग के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? पहले तो हमें सीड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जिसका आपको प्लांटिंग करना है उसके सीड्स का क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। द सेकंड इज न्यूटरिंग द क्रॉप प्लांट्स। जैसे आपको खाने की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, वैसे प्लांट को भी है, तो उनका न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। द थर्ड इज प्रोटेक्शन एंड ग्रोइंग। प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, उसको ग्रोइंग होने देना पड़ेगा। लास्ट में उसको क्या करना पड़ेगा? हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम द लॉस। ओके, दस मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटी फॉर इंप्रूविंग द क्रॉप इल्ड्स कैन बी क्लासिफाइड। अगर हमने ये 3-4 स्टेज में प्लांटेशन करना है तो हमें 3-4 स्टेज में ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर हम इसमें ध्यान रख लेते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टेज हमने क्या बनाया? वैरायटी इंप्रूवमेंट। अलग अलग सीड्स चाहिए कि नहीं? वैरायटी इंप्रूवमेंट। नंबर क्या? नंबर 2 प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, अलग अलग टेक्निक्स, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। थर्ड वन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1 ईच एंड एवरी टॉपिक। आया समझ में? ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।